हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज़ अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द रेड वाइट टीम एंड वी आर हियर टू स्टडी हिस्ट्री टुडे ऑफ क्लास 10th। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हमने वहाँ तक प्रीवियसली टॉपिक डिस्कस कर लिया था जहाँ पर लोग क्या हो रहे थे, अब क्लासेस वाइज डेवलप हो रहे थे और हमने पढ़ा था वो कस्टम बैरियर तक। ठीक है, हमने वहाँ तक एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम लोग उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो आज हमारा न्यू जो टॉपिक है, दैट न्यू टॉपिक इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म बच्चों? कंजर्वेटिज्म इज लाइक, आप उसे कहते हो प्रिजर्वेशन या मॉडरेशन, नए मॉडरेशन, नए बदलाव। ठीक है, 1815 के बाद के नए बदलाव या नए मॉडरेशन, नई चीज़ों का लागू होना, नए बदलाव होना या नई चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में अक्सर पढ़ते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व, बचा, सेव करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे नए प्रिजर्वेटिव्स, नए प्रिवेंशंस हम लोग कह सकते हैं, या फिर नए मॉडरेशंस आफ्टर 1815, नए तरीके के बदलाव। ओके, तो 1815 के बाद या 1815 के दौरान क्या क्या हुआ, नए चीज़ें हम लोग आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी ड्राइव इन हो गई। ड्राइव इन मतलब इन्फ्लुएंस होना बच्चों। ठीक है, इन्फ्लुएंस एक स्पिरिट से, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म मतलब मॉडरेशन। ये जो मॉडरेशन की जो स्पिरिट थी, उससे ये जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, ये क्या होने लगी, इन्फ्लुएंस होने लगी थी। ठीक है, कंजर्वेटिव्स जो थे, जो सारे कंजर्वेटिव्स, तो ये बिलीव करने लगे थे मोनार्की पे। ठीक है, जो चर्च सोशल हायरार्कीज थी, जो प्रॉपर्टी थी और जो भी फैमिलीज थी, उन्हें क्या करना चाहिए, आप प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वो लोग मोनार्की सिस्टम पे बिलीव करने लगे। उनका कहना था जो चर्च है, जो सोशल हायरार्कीज है, जो चर्च मतलब जो अच्छी अच्छी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी हायर पोजीशन लेवल की चीज़ें हैं और जो भी फैमिलीज़ है, प्रायर फैमिलीज हैं, उन सबको प्रिजर्व, शुड बी प्रिजर्व, उन्हें सेफ, उन्हें बचा के रखना चाहिए। देखो ऐसा क्यों करना चाहिए, वी विल सी फर्दर। उन्हें बचा के रखना चाहिए, उनकी पहली व्यू थी। इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा। ठीक है, और उनका कहना था, कंजर्वेटिव्स ये बिलीव करते थे मोनार्की भी, उनके हिसाब से जितने भी हायर लेवल ऑफ सोसाइटीज़ हैं या फैमिलीज़ हैं या चर्चेज हैं, प्रॉपर्टीज़, इन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, अबैंडन होने लगी आर्मीज जो है। ठीक है, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया तकनीक, एक नया तरीका वहाँ के सिस्टम को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज, उस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के ऑफिशियल वर्क्स, उस कंट्री को चलाने का, एक डायनामिक इकोनॉमी और अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। वहाँ के फ्यूडल मतलब होता है ना स्लेवरी सिस्टम, कि आपके पास लैंड है, उसके वहाँ पे एक सोसाइटी को रन करने का एक अलग कल्चर ही होता है, फ्यूडल सिस्टम, कि वहाँ पर उनके अंडर में लैंड है, उसके ऊपर वो वर्कर्स लोग काम करते हैं, उसके एवज में काम करते हैं, उन्हें वेजेस मिलती, मतलब एक तरह का स्लेवरिज्म, हम लोग स्लेवरी सिस्टम जो कहते हैं, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये सब चीज़ क्या करेगी, ऑटोक्रेसी जो मोनार्कीज, इसको मजबूत करेगी। उनके हिसाब से मानना था कि अबैंडन जो आर्मी है, एफिशिएंट, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब तेज, अच्छा, इन अ गुड वे, अच्छे से मैनेजेबल हो सके, एक डायनेमिक इकोनॉमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ की इकोनॉमी इतनी अभी अच्छी नहीं थी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म मतलब स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर देना, ये सब ऑटोक्रेसीज मैनर को यूरोप में क्या करेगी, ऑटोक्रेसी मोनार्की को मजबूत करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। ये कंजर्वेटिव्स का मानना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो 1815 में, इन 1815 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया के, प्रूशिया के और आपका ऑस्ट्रेलिया के, सब वेना में मिले इस चीज़ को फुलफिल, आगे बढ़ाने के लिए। उनके हिसाब से ये सारी डेवलपमेंट क्या कर रही थी, ऑटोक्रेसीज, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है, जो सेल्फ लोगों का सिस्टम है, सेल्फ रनिंग मोनार्की इसे कहते हैं, उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, डायनामिक इकोनॉमी, एफिशिएंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, इन सब चीज़ों को रन करने के लिए जितने भी पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूरोपियन पावरफुल जितने भी लोग थे, जैसे कि आपका ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ये सारे की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग ग्रुप के बच्चों अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। पूरा रशिया तो उठ के नहीं जाएगा, पूरा प्रूशिया उठ के नहीं जाएगा, हर स्टेट का, हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करता है। तो एज पर द रूल सबके इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वेना में मिले इस सेटलमेंट के लिए। यूरोप में ये जो सेटलमेंट होना था ना, इस सेटलमेंट को ड्रॉ अप करने के लिए सब लोग वेना में मिले। ठीक है, फिर जो बर्बन डायनेस्टी थी, अच्छा बच्चों, बर्बन डायनेस्टी क्या, बिफोर रनिंग टू द फर्दर मैं आप लोगों को बता देती हूँ व्हाट इज बर्बन डायनेस्टी। एक टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 5th और 5th सेंचुरी से लेकर आई थिंक 15 to 16 सेंचुरी तक सबसे पावरफुल ब्रांच रहा है रनिंग रूल,
सबसे पावरफुल मोनार्की सिस्टम जिसे हम लोग कह सकते हैं, सबसे पावरफुल रनिंग ग्रुप जो है वो हमारा बर्बन डायनेस्टी है फ्रेंच में, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी वो है, बर्बन डायनेस्टी क्या हुई, वापस से रीस्टोर किया अपने पावर को। एक टाइम था जब उसका पावर ढल चुका था, तो अब क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी की पावर को फिर से रीस्टोर किया गया, फिर से वापस लाया गया, ठीक है। और फ्रांस ने अपने टेरिटरीज को खो दिया। फ्रांस जब बर्बन डायनेस्टी पावर में आई तो फ्रांस ने क्या किया, अपने टेरिटरीज खो दिए, और जितने भी टेरिटरीज थे नेपोलियन के अंडर में वो सब वापस ले लिए गए, ठीक है। सब टेकन ओवर अंडर नेपोलियन। जो फ्रांस था उसने अपनी टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया, उसने अपने बाकी सब ऑर्डिनेंस जो बाकी उसके हिस्से थे उसको खो दिए, और इट हैड टेकन ओवर अंडर नेपोलियन, और वो सब कुछ नेपोलियन के अंडर चला गया, ठीक है। जो मेजर इश्यूज थे ये तुम्हारा लिबरल का, इससे पहले हमने पढ़ा था ना, द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, व्हाई द लिबरलिज्म स्टार्ट फॉर, वहाँ पे लोग लिबरलिज्म का मतलब समझने लगे थे, हाउ टू बी लिबरल। तो ये जो मेजर इश्यूज था लिबरल नेशनलिस्ट का, आज़ाद जितने भी वहाँ पे देश नेशनलिस्ट पीपल थे उन लोगों का जो इश्यूज था, वो लोग क्रिटिसाइज करने लगे न्यू कंजर्वेटिव्स के ऑर्डर को, ठीक है। वॉज फ्रीडम टू द प्रेस। इनका कहना था क्रिटिसाइज क्यों ना करें, इनके हिसाब से मोनार्की ऑटोक्रेसिक मैनर अच्छा था, यहाँ पे पावरफुल सेटलमेंट लोगों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इनकी पावर वापस से बर्बन जो थी डायनेस्टी वो फिर से पावरफुल हो गई। तो जितने भी नए इश्यूज जो था, मेन मुद्दा जो था यहाँ के, तुम कह सकते हो कि लोगों का जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो इससे पहले के ग्रुप थे, जो हम लोग कहते हैं ना इमर्जिंग ऑफ न्यू ग्रुप, इन लोगों ने नया ग्रुप एक इमर्ज किया था, बिजनेसमैन नेशनलिस्ट, ये लोग क्या करने लगे, न्यू जो कंजर्वेटिव फॉर्म हो रही थी ना अभी जो 1815 में सारे न्यू कंजर्वेटिव, इसको क्रिटिसाइज करने लगे। इसकी ऑर्डर जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस था इसको क्रिटिसाइज करने लगे, इसको नहीं मानने लगी, इसके ऊपर ये लोग बहस करने लगे। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से न्यू कंजर्वेटिज्म सही नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों जब ये लोग कोई चीज़ अगर ईजाद होती है हमारे सोसाइटी में, कोई नई पॉलिसी होती है, अगर हम उसके अगेंस्ट होते हैं तो या तो हम प्रोटेस्ट करते हैं या रेवोल्यूशनरीज बनते हैं। तो इस कंजर्वेटिज्म के बाद भी कुछ रेवोल्यूशनरीज बने, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। कुछ रेवोल्यूशनरीज बने इसी टाइम पीरियड में 1815 में। देखते हैं वो कौन लोग थे। सीक्रेट सोसाइटी, 1815 में एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई थी बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में। वो रेवोल्यूशनरीज, वो जो सोसाइटी थी ना सीक्रेट सोसाइटी जो 1815 में फॉर्म हुई थी, आई थिंक ईच एंड एवरी हर यूरोपियन स्टेट में वो सीक्रेटली फॉर्म हुई थी। उनका काम था रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना और उनके आइडियाज़ को फैलाना। रेवोल्यूशनरीज जो है ना, न्यू टाइप ऑफ आइडियाज़ रेवोल्यूशनरीज, उस टाइम पे रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था अपने आइडिया को, अपने आइडेंटिटी को और अपने हक को वहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रेवोल्यूशनरी आइडिया में हो या आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए टू बी योर रेवोल्यूशनरीज। तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था, उनके आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाता था, वो जो सीक्रेट सोसाइटी रन हो रही थी। इटालियन रेवोल्यूशनरीज जो थे, इटालियन वेरी फेमस इटालियन रेवोल्यूशन, आपने अपने बुक्स में पढ़ा ही होगा, गॉसिपी मजीनी या ये मजीनी जो थे ये गेनुआ में बॉर्न हुए थे, आई थिंक इन 1807, ठीक है। तो जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे गिउसेप्पी मजीनी, जो कि गोनिया में पैदा हुए थे 1805 में, इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म की, ठीक है। ये अकेले ये पावरफुल रेवोल्यूशनरीज में से एक है, उस टाइम पीरियड में इटालियन है, ये इटली के यहाँ के नहीं है, और ये पैदा कहाँ हुए थे, गेनुआ में, ठीक है। तो इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म की। पहला यंग इटली जो मार्सिलिस में इन्होंने फॉर्म की थी, ठीक है। पहला एक ग्रुप, पहला जो फाउंड इन्होंने यंग मतलब जवान, जो यंग टीनेज होते हैं ना, इन लोगों के ग्रुप फॉर्म की। क्योंकि अक्सर हर रेवोल्यूशनरी ये सोचता है ना, जो यंग लोग होते हैं उनका खून बहुत गर्म होता है और वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, दैट कैन डू। क्योंकि हमारे पास अभी जिस एज में है ना हम लोग बच्चों, वी आर दैट काइंड ऑफ स्पिरिट हमारे अंदर होता है कि हम कुछ भी करेंगे। अगर हमें थोड़ा सा पोक कर दिया जाए तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा पोक कर दे तो तुरंत कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम फेलियर में आ जाए तो वी हैड टू डू कि हमें कुछ नया करना, हमें अपने सक्सेसफुल ग्रेड को ऊपर करना है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स होता है ना टीनेज का, ये हमारे इटालियन जो रेवोल्यूशनरी थे मजीनी, ये बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी 2 ग्रुप बनाए थे अंडरग्राउंड, लोगों के सामने नहीं बना था, लोगों को पता नहीं था, अंडरग्राउंडेड थी वो 2 ग्रुप, वो दोनों यंग पीपल की थी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही था यंग यूरोप कह सकते हो, या आपको यंग रेवोल्यूशनरीज के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो पहला ग्रुप जो इन्होंने फॉर्म किया था यंग इटली,
ठीक है, इसका मतलब इटली के यंग रेवोल्यूशनरीज को लिया था इन्होंने। वो इन्होंने कहाँ फॉर्म किया था? मार्सिलीज में। जो सेकेंडली उन्होंने यंग यूरोप फॉर्म किया था इन बर्ने। यंग यूरोप मतलब यंग यूरोप के यंग रेवोल्यूशनरीज को लिया था उन्होंने, और वो कहाँ फॉर्म किया था? बर्ने में। तो उन्होंने 2 अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज फॉर्म की सोसाइटी, एक यंग इटली फॉर्म किया मार्सिलीज में और एक यंग यूरोप फॉर्म किया बर्ने में। ठीक है, जिसके मेंबर्स ऐसे दिमाग के थे जो यंग थे, ठीक है, और पोलैंड के थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे स्टेट से थे। इसके सभी जितने भी मेंबर्स थे ना, उनका दिमाग बिल्कुल जवानों वाला था। या तुम वहाँ के यंग पीपल, दे आर माइंडेड लाइक यंग माइंड पीपल थे वो लोग। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ से आते थे? जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ठीक है, इन सब जगहों से थे। इटली, जो जर्मन का स्टेट था, ये सारे मिलकर के ये सारे रेवोल्यूशनरीज फॉर्म किए। तो ये तो हमने जान लिया कि रेवोल्यूशनरीज कौन कौन थे। कंजर्वेटिव्स में आया 1815 में, कुछ लोगों को पसंद आई ये चीज़, कुछ ने नहीं। जो नए ग्रुप से जो स्ट्रगल करके फॉर्म हुए थे, जिसे हम लोग कहते हैं ना लिबरल नेशनलिस्ट जो हुए थे, उन लोगों ने न्यू कंजर्वेटिव्स को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद क्या हुआ? रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए। तो रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए, और रेवोल्यूशनरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया? हमारा मजीनी ने अंडरग्राउंडली 2 सोसाइटीज़ फॉर्म की। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज फॉर्म होने लगे। अब हम लोग बात करते हैं कि रेवोल्यूशंस का एज, कितनी उम्र थी वहाँ के रेवोल्यूशन की? उम्र मतलब कितना एज, कब तक वो रेवोल्यूशन चला, व्हाट एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन। जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था बच्चों, दैट इज बिटवीन 1830 to 1848। ठीक है, अब देख सकते हो कि इसमें कितना टाइम पीरियड है। ठीक है, तो 1830 to 1848 तक इनका रेवोल्यूशन चला, और इनका रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो रेवोल्यूशनरीज के बाद से ही स्टार्ट हुआ। इसीलिए टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कि कंजर्वेटिव्स के बाद रेवोल्यूशनरीज फॉर्म है, उसके बाद रेवोल्यूशन का दौर आया। ठीक है, अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं। रेवोल्यूशन का टाइम आया अब। ठीक है, तो जुलाई 1880 में जो बर्बन किंग्स थे, उन सब को ये जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे ना, उन लोगों ने उठा के फेंक दिया। मतलब कि उनके किंगशिप से हटा दिया, क्योंकि उनके हिसाब से तो कंजर्वेटिज्म बिल्कुल भी सही नहीं था उनके लिए। उस तरह के लोगों को प्रिजर्व करके रखना, हाई सोसाइटीज़ को हाई सोसाइटीज़ में मेंटेन करके रखना, फिर से बर्बन डायनेस्टी को पावर में लाना और बाकी सारी टेरिटरीज़ को हटा देना फ्रांस से, उनकी ताकत को खो देना, ये सब चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई। तो जैसे ही 1830 उन्हें जैसे ही पावर मिला, जितने भी नए नौजवान लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे यहाँ के, उन सब ने क्या किया? बर्बन डायनेस्टी, बर्बन किंग्स को उठा के फेंक दिया, उनके गद्दी से हटा दिया, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट की, इंस्टॉल की। किसके साथ? लुइस फिलिपी के साथ। ठीक है, लुइस फिलिपी और उसके जितने भी वहाँ पे जो हेड्स थे, उन सब के साथ उन्हें हटा के फेंक दिया। मतलब इतने रेवोल्यूशन किया या इतने उनके नाक में दम किया कि उन सारे बर्बन किंग्स को उन्होंने अपने जगह से उठा के फेंक दिया। मतलब वो लोग उनके सामने हार मान गए। फिर उन्होंने क्या किया? एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की। किसके साथ? लुइस फिलिपी के साथ। ठीक है, तो जुलाई जो रेवोल्यूशन था वो एकदम चमकता हुआ, स्पार्कल्ड हुआ, अपराइजिंग। वहाँ पे ब्रुसेलेस जो थे ना, ब्रुसेलेस एक जगह है विच लेट द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद क्या हुआ? जो जुलाई का रेवोल्यूशन था वो बिल्कुल तारे की तरह चमकने लगा। मतलब एक होता ना, एक चिंगारी को बिल्कुल आग बना दिया गया, तो वो रेवोल्यूशन वैसे ही था। चिंगारी थी बिल्कुल, अब बिल्कुल भड़कता हुआ आग हो गई, वो अपराइजिंग होने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ? वो अपराइज कहाँ करने लगी? ब्रुसेल्स में अपराइज होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम से हट गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम हट गया, और नेदरलैंड जो है, नेदरलैंड भी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड जो था हमारा, पहले बेल्जियम उससे जुड़ा हुआ था। ये जो रेवोल्यूशनरी हुई ये इतनी पावरफुल थी कि बेल्जियम को उस रेवोल्यूशनरी की वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से एग्जिस्ट करना पड़ा, हटना पड़ा। तो बेल्जियम उससे हट गया। ठीक है, और 1821 में ग्रीक्स पीपल जो थे वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए फिर स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए, आपकी इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी। इन द नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर आगे की आज़ादी में इन लोगों ने क्या क्या किया, और हंगर स्ट्राइक जो थी, इसके बाद बहुत सारी और भी स्टोरीज है विच इज़ वेरी गुड। इट इज़ सॉर्ट ऑफ थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, तो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आई होप कि मैं इस चैप्टर को आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। सो आज के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है।
एंड इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चों कि आप अपने नोट्स और अपने वीडियोस को टैली ना करो, बट स्टिल गो थ्रू द वीडियोस। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स अप्रोप्रिएट नहीं है तो एक नए नोट्स बनाइए, वीडियोस के हिसाब से नोट्स बनाइए, उससे पढ़िए, दैट विल बी हेल्प इन योर एग्जाम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द फर्दर क्लासिफिकेशन। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी।